नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। मुझे एक बात बताएं, क्या पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक तरीके से चल रही है? दूसरी बात कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी कुछ अभी तक चीजों का अध्ययन किए हुए हैं, क्या वो सारी की सारी बातें बिल्कुल आसान प्रतीत हो रही हैं? क्या आपकी ओर से लगातार रिवीजन के कार्य किए जा रहे हैं? क्या आप लगातार उन सारे के सारे तथ्यों को याद करते हुए जा रहे हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं? क्यों भाई, ये तमाम सारी बातें मैं लगातार कहता रहता हूं। उसका कारण है कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ते चले जाएं वह निश्चित रूप से बहुत ठोस होते चले जाना चाहिए। अगर गलती हो रही है, एक तो ये कि जो भी मैं यहाँ पे बताता हूं, लिखता हूं, उसका शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाया करिए। मैं लगातार इस बात को कहता रहता हूं। इसके अलावा जो भी सारी चीजें यहाँ पे मैं बताता हूं वो अपने नोट्स से ही बताता हूं और अपना हैंड रिटेन नोट्स लगातार बैच में जाता है। अभी इधर जितना कुछ अध्ययन कराया गया है उसका पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स वह कल आपको आपके पेड बैच में उपलब्ध हो जाएगा। चीजें बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इन सारी बातों का मतलब तभी निकल करके आएगा जब आप रोज का काम रोज करते चले जाएं शांति से। मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि सफलता का शोर दुनिया मचाती है। आपको यह कहने की आवश्यकता तनिक भी समाज में नहीं है, घर परिवार में नहीं है कि आप पढ़ने वाले हैं, आप इतने घंटे पढ़ते हैं। वह सब बच्चों वाली बातें होती हैं। तनिक भी इस प्रकार के दिखावटी संबंधी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिर्फ यह दायित्व बनता है कि आप शांति से एक सुनिश्चित अनुशासन से रोज थोड़ा 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 काम आगे बढ़ाते चले जाएं। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, रिवीजन भी होते रहना चाहिए। और रिवीजन कब होता है? जब चीजें याद रहती हैं। तो रोज जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें समझना भी शामिल है और उसमें याद करना भी शामिल है। कॉन्सेप्ट समझना भी शामिल है और तथ्य याद करना भी शामिल है। तो रोज की चीजें रोज तैयार करते जाना है। अगले दिन आगे बढ़ने के पहले पिछले दिन का रिवाइज करना है 15 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ना है। और मैं दावे से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ट्रिक खोजते हैं। इतिहास का कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक से दुनिया नहीं चलती है, शॉर्ट टर्म से दुनिया नहीं चलती है, इतिहास नहीं चलता है। इतिहास की अपनी एक व्यापकता है और व्यापक माइंड सेट के साथ ही अगर वह दम खम है तभी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। कोई सोचे कि भाई इतिहास में तथ्यों की, कॉन्सेप्ट की कमी है क्या? कितना आप शॉर्ट तरीके से तैयार कर पाएंगे? और सब इधर का उधर मिसमैच हो जाएगा। एन मौके पे थोड़ा सा डिप्रेस हुए, सब मिसमैच हो गया, सब राम नाम हो गया। तो जो एक पैटर्न है भाई, मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद नहीं, यूजीसी नेट आदि की परीक्षा पास करने के बाद लोग शॉर्ट तरीके से
रिसर्च करते हैं या व्यापक फलक पर कार्य करते हैं। जब हम लोग क्लास 1 में थे, क्लास 5 में थे, क्लास 10 में थे, ग्रेजुएशन में थे, तो धीरे 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 ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मास्टर डिग्री किए और ज्यादा कई सारी किताबें हमें पढ़नी पड़ी, बहुत सारा अतिरिक्त ज्ञान अर्जन हुआ, यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू किए और फलक हमारा ज्ञान का बढ़ता गया। तो वो शॉर्ट वाला तो उल्टा प्रोसेस है ना, हम नीचे जा रहे हैं, अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई शॉर्ट तरीका अपना रहा है परीक्षा पास करने का, मतलब वह अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहा है। अब दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि वह नौ पाषाण काल वाली कुल्हाड़ी थी या फिर हैंडेक्स पूरा पाषाण काल वाली थी। भाई अब वर्तमान समय तो घर्षित वाला ही है, चमकीला प्रकार का ये तो नौ पाषाण वाला ही वह कुल्हाड़ी होगा जो पैर पे ऐसे लोग चला रहे हैं। जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं ना, हमारा फलक विचार का वह व्यापक होता जाता है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता कक्षा 5 में या 6 में या 7 में आप देखे होंगे तो 2 पेज 3 पेज में खत्म हो जाएगा। जब वही क्लास 9th में हड़प्पा सभ्यता किसी किताब से पढ़ेंगे तो वह कम से कम 5-6 पेज में होगा। वही जब ग्रेजुएशन में या उसके पहले 11वीं में पढ़ेंगे, थोड़ा सा 1-2 पेज और बढ़ जाएगा। ग्रेजुएशन पढ़ेंगे तो और काफी ज्यादा हो जाएगा, और मास्टर डिग्री करेंगे तो और ज्यादा। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो कभी भी शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है, बल्कि अपने विचार शक्ति को और ज्यादा व्यापक बनाना है। ठीक है, हमें सिस्टम से आगे बढ़ना है, न कि अपने को नीचे करते जाना है। तमाम सारे लोगों की यह गलतियां होती हैं और बातचीत होती रहती है तो मुझे जानकारी होती है। तो रोज का काम रोज करते जाना है। याद कैसे होता है, इस बात को भी कई बार पहले कहा हुआ है कि चीजें लिख लिख करके याद करने की आदत डालिए। 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज रोज लिख लिख करके, रफ पे लिख लिख करके। इसमें भी किसी को दुविधा हो रही है कि लिख लिख करके कैसे याद किया जाता है, तो मुझे फोन करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, मैं कॉल बैक करके समझाऊंगा इत्मीनान से। कई बार इन सारी बातों को पहले भी समझाया हुआ है। क्लियर है ये सारी बातें? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मृदभांड हमारा तो खूब तैयार है। नहीं, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने मुहर के बारे में अध्ययन किया और तमाम सारे लोग सोचते होंगे कि मुहर के विषय में तो हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है, व्यवहार है अपने लिए। क्योंकि हम लोगों ने अभी जो मुहर का अध्ययन किया, निश्चित रूप से उसका फलक, उसका दायरा बहुत विस्तृत था, और जो भी लोग उस क्लास को समझ नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो है ही। उसी प्रकार से आज जब हम लोग मृदभांड का अध्ययन करेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही यह टॉपिक है, और जब हम लोग मृदभांड का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको जानकारी में थी ही नहीं। आप इस बात को अवश्य जानते होंगे। एक प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बने हुए बर्तन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन। इन मिट्टी के बने हुए बर्तन पर लिखावट का साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों भाई, किसी को जानकारी है इस बात की कि हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों पर लिपि का साक्ष्य भी मिला है क्या?
कोई बताएगा मुझे? मोहरों के संदर्भ में हमने देखा हुआ है कि मोहरों पर लिपि का साक्ष्य मिल रहा है। प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक से हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य नहीं मिलता है? तो मोहरों से मिल रहा है यह हमें स्पष्ट हो चुका है। वर्गाकार आयताकार मोहरों से हो रहा है। क्या मृदभांड से भी हो रहा है? क्या मिला है? प्रदीप जी ने लिखा हाँ मिला हुआ है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर के पेपर सेटर ने प्रश्न पूछ लिया कि किन किन स्थलों से प्राप्त मृदभांडों पर लिपि का साक्ष्य मिला हुआ है। अब सोचिए, यह तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन प्रश्न तो है ना भाई, किताबों में लिखा हुआ है। अब नहीं हमें पता है तो वह हमारी कमी है ना। पेपर सेटर तो कोई एक किताब से और सरल प्रकृति वाली किताब से तो पेपर में प्रश्न बनाएगा नहीं। वह तो रायते की तरह 8-10 किताबों को रखेगा, प्रश्न बनाता जाएगा बनाता जाएगा, अब बढ़िया से बनाएगा। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम अपने फलक को कितना व्यापक, फलक मतलब ज्ञान के स्तर को कितना व्यापक बनाते हैं। यही मैं कहता हूं कि जो भी लोग इन कक्षाओं से वंचित रह जा रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध उनके द्वारा हो रहा है ज्ञान के स्तर पर, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आमतौर पे लोगों को कम जानकारी में है और तमाम सारे टीचर्स के द्वारा इतने व्यापक फलक पर जाकर के इनका अध्यापन कार्य भी नहीं कराया जाता है। लेकिन प्रश्न तो बनता है भाई, और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि किताब पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी एडवांस स्तर की वर्तमान में लोकप्रिय सारी किताबें हैं वह अध्ययन मैं कर रहा हूं। आपकी एक जिम्मेदारी, आप मुझे पढ़ें। मेरे द्वारा जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है आप उसको समझने का प्रयास करें, उसको तैयार करने का कार्य करें। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो एक किताब पढ़ेंगे, बहुत मेहनत किए 2 किताब किए, और हमारा यही काम ही है। हमें दिन भर इसी काम में लगना ही लगना है। तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम व्यापक रूप से आपके लिए प्रयास करें, आपको इतना रेडीमेड मोड में चीजें उपलब्ध कराएं कि आपके लिए चीजें सरल हो। और अभी तक हड़प्पा सभ्यता में ही अगर बात किया जाए तो जितने भी सारी चीजें हम लोगों ने, जितनी भी सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, आप समझ सकते हैं कि आपका ज्ञान उन क्षेत्रों में कितना था और अब जाकर के कितना हुआ है। समझ रहे होंगे मेरी बात। हाँ, निश्चित रूप से अगर समय निकाल पाए तो अध्ययन जरूर कर लिया करें, ठीक है। आपके पास जो भी संसाधन हो निश्चित रूप से कर लिया करें, ठीक है। चले, अब बात हम लोग करते हैं, मूर्ति निर्माण की बात हो गई, हम लोगों ने मोहरों पे काम कर लिया। 2-4 प्रश्नों के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आपसे 2-4 प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, फिर हम लोग यहां पे इसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में चांदी की मुहर कहां से प्राप्त हो रही है, आप उत्तर क्या करेंगे? चांदी की मुहर, जल्दी से बताइएगा। चांदी की मुहर कहां से प्राप्त हो रही है? चांदी की मुहर जल्दी से बताएंगे कहां से प्राप्त हो रही है। ये बहुत सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है।
चांदी की मुहर। जी शशिकला जी, कहां से? ठीक है। अगर इसी में पूछ लिया गया कि तांबे की मुहर कहां से प्राप्त हो रही है, तांबे की मुहर, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तांबे की मुहर कहां से मिल रही है? इसी में अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि फारस का मुहर, गोल आकार वाला मुहर है ना, गोल आकार वाला मुहर, यह कहां से प्राप्त हो रहा है? ठीक है, तांबे की मुहर लोथल से। और जी सुषमा जी, बिल्कुल देसलपुर से। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बीज बोने का यंत्र बना हुआ है, बीज बोने का यंत्र बना हुआ है, ऐसा मुहर कहां से मिल रहा है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन से स्थल से प्राप्त मुहरों पर घड़ियाल का अंकन देखने को मिलता है, मुहर पर घड़ियाल का अंकन, तब उत्तर क्या हो जाएगा? पिछली क्लास में ये सारे तथ्य आपको बताया हुआ था। हाँ भाई, कहां से? लोथल से। प्रतिमा जी, इस प्रश्न का उत्तर लोथल नहीं होगा। शशिकला जी, ये वाले प्रश्न का उत्तर करिएगा, घड़ियाल का अंकन। घड़ियाल का अंकन कहां पर हुआ है? चन्हूदड़ों से। बहुत बढ़िया, चन्हूदड़ों से। अगर पूछ लिया गया बेलनाकार मुहर, ये कहां से प्राप्त हो रहा है? आमतौर पे मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मुहरों का प्रचलन था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। लेकिन बावजूद इसके हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से बेलन आकार वाला मुहर प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न यह बनता है, कहां से प्राप्त हो रहा है बेलनाकार मुहर? जी प्रदीप जी, ठीक है, दो जगह बताया हुआ था। कालीबंगा तो ठीक है, इसके अलावा भी बताया हुआ था मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये दो स्थल बताया था ना भाई। बेलनाकार मुहर कहां से? तो मोहनजोदड़ो और जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न यह भी आपको बताया हुआ था कि पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाले कुछ मुद्राएं या मुहर भी प्राप्त हुई हैं। पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली, पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली कुछ मुहर भी प्राप्त हो रही हैं, जैसे नरसिंह भगवान या नृसिंह भगवान या गिलगमेश वाली पौराणिक कथा को प्रदर्शित करते हुए मुहर, ये कहां से प्राप्त हो रहा है? जी, मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया ये कि भाई मुद्रा पर नाव का या मुहर पर नाव का अंकन हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नाव का अंकन। जी बिल्कुल, मोहनजोदड़ो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि इसके बाद बताया था गरुड़ की आकृति का अंकन और पैर में सर्प लपटे हुए है, इस वाली मुहर का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? बिल्कुल सही है। कहां से? तो आप कहेंगे हड़प्पा से मिला हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही 8-10 प्रश्न हमने कर लिया और बिल्कुल आप
आपको ठीक तरीके से याद है, अपनी ओर से बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर किया करें। याद रहे तब उत्तर करें, न याद रहे तो निश्चित रूप से याद करने का प्रयास करें। मैं चूंकि आपके लिए आपके बड़े भाई जैसा हूं और आपका कोच भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, तो यह मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको लगातार सचेत करते रहें। आप कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में आपको लगातार मैं प्रेरित करता चला जाऊं। चले अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड के संदर्भ में। यह बहुत सारे मृदभांड पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे मृदभांड पाए गए हैं। उनमें से एक प्रकार का मृदभांड यह आपके सामने फिगर में बना हुआ है। समझिएगा कुछ खास बातों को। पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले ही बात यह निकल करके आता है, पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी सारी वस्तुएं खुदाई में प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता में जितने सारे पुरावशेष खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, उन सारे के सारे वस्तुओं में सर्वाधिक वस्तुएं कौन सी प्राप्त हुई हैं, एक प्रश्न अपने आप में निकल करके आता है। तो पहली बात कि प्राप्त सभी वस्तुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक संख्या में मिट्टी के बर्तन ही प्राप्त हुए हैं। मूर्ति नहीं मिल रही है, पत्थर की नहीं, धातु की नहीं, मिट्टी की नहीं। सबसे ज्यादा खुदाई में क्या मिल रहा है, मन का नहीं मिल रहा है, बाट माप तौल नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा संख्या में मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। याद रहेगी बात। सबसे ज्यादा खुदाई में कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे मिट्टी के बर्तन। और जो यह मिट्टी के बर्तन मिले हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लगभग सभी, या यूं कह लें अधिकांश, कैसे मिले हुए हैं, खंडित अवस्था में मिले हुए, अर्थात खंडित अवस्था में। मतलब स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा कोई मिट्टी का बर्तन बड़े ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है। अधिकांश खंडित अवस्था में, टूटे फूटे स्थिति में, चाहे ऊपर से टूटा हो चाहे नीचे से टूटा हो, खंडित स्थिति में मिले हुए हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि कॉन्सेप्ट है, ये हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं और पहले भी आपको स्पष्ट किया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, जो भी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उनमें एक बात कॉमन है। क्या? कि तकनीक के आधार पे देखा जाए या शैली के आधार पे देखा जाए तो क्या समरूपता देखने को मिलेगी क्या, या कोई निश्चित मानकीकरण देखने को मिलेगा क्या? आपका उत्तर क्या होगा? पहले भी कई बार इस पे हमने बात किया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के जो सारी वस्तुएं अलग 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 स्थानों से प्राप्त हो रही हैं, उन सारी वस्तुओं की शैली या तकनीकी कौशल की बात किया जाए तो उन सारी वस्तुएं लगभग एक जैसी ही अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रही है ना। एक निश्चित मानकीकरण देखने को मिल रहा है ना, तो आप कहेंगे हाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। हालांकि इसके साथ साथ और एक बात बताया, हालांकि इसके साथ साथ यह भी बताया कि क्षेत्रीय विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, क्षेत्रीय विशेषताएं भी। दोनों बातें एक साथ हैं। जो एक कॉमन परिपाटी है, मोहनजोदड़ो से आदेश हुआ कि ऐसा मिट्टी का बर्तन बनाया जाएगा। अब सारी जगहों पे वैसा मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने प्रकार का भी,
अपने जलवायविक परिस्थिति के हिसाब से भी जो उनके क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करते हैं, कुछ अलग भी डिजाइन वाली चीजें बना रहे हैं। अर्थात एक तरफ जहां समरूपता और मानकीकरण देखने को मिलता है तो वहीं क्षेत्रीय विषमताएं या क्षेत्रीय विशेषताएं या विशिष्टताएं भी देखने को मिलती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार है, बताएं हाँ, कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी सारी वस्तुएं मिली हैं उन सारी वस्तुओं में अधिकांश या सर्वाधिक क्या मिला है? मिट्टी का बर्तन। यह जो मिट्टी का बर्तन है अधिकांश कैसी स्थिति में हमें खुदाई में मिले हैं? आप कहेंगे खंडित अवस्था में। ये जो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें समरूपता देखने को मिलती है, अर्थात मोहनजोदड़ो में जैसा मिल रहा है वैसा ही कुछ हड़प्पा में भी मिल रहा है, वैसा ही कुछ चनहूदड़ो में भी मिल रहा है, वैसा ही कुछ अन्य स्थलों पे भी मिल रहा है। अगर एक जैसे मिलते जुलते चीजें मिल रही हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं या निश्चित मानकीकरण कहते हैं। बात स्पष्ट है भाई। इसके बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। क्लियर है बात? बताएं हाँ। दूसरी बात, यह बात समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें। चौथी बात कि ये जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो प्रश्न बनता है कि यह मिट्टी के बर्तन कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे या हाथ से बनाए जाते थे? क्यों भाई? कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे या हाथ से निर्मित होते थे? यहां पे देखिए, ये बर्तन देख करके क्या लग रहा है? कैसा? हाथ से बना हुआ लग रहा है या कुम्हार की चाक पर बना हुआ लग रहा है? जल्दी से बताइए। जी निखत जी, बिल्कुल। प्रदीप जी, ये क्या लग रहा है देख करके? ये हाथ से आप ऐसा कुछ बना पाएंगे क्या? उत्तर है नहीं, कुम्हार की चाक पर बना हुआ है। नहीं तो अब यहां पे बात यह निकल करके आई कि जो भी सारे मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं अधिकांश कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे। हालांकि थोड़े से हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। क्लियर है? याद रहेगा। अब जब कुम्हार की चाक पर यह बर्तन बन रहे हैं तो यहीं से एक बात निकल करके आया कि चाक पर जब बनाया जा रहा है तो उसको गर्म किया जाएगा, आग में पकाया जाएगा, तब न ठोस होगा। मिट्टी से कोई वस्तु बनाई जा रही है, चाक पर चाक चल रहा है और आकार दे करके कुम्हार उसका निर्माण कर रहा है। अब उसको पकाया जाएगा ना आग में, तब जाकर के वो कठोर होगा, फिर कलरिंग होगा। नहीं तो आग में पकाने के लिए कुछ भट्ठा वगैरह होगा ना, आग जहां पे जलाया जाता होगा। तो उत्तर है हाँ। तो आग में पकाने के लिए भट्ठा का साक्ष्य भी मिला हुआ है, भट्ठे का साक्ष्य भी मिला हुआ है। और यह प्रश्न कभी भी नहीं पूछा गया है। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए आग की आवश्यकता है, उसी में तपा करके परिपक्व बर्तन बनाया जाएगा, मजबूती आएगी। और आग के लिए भट्ठा निश्चित रूप से होगा और भट्ठे का साक्ष्य मिल रहा है। तो अब प्रश्न बन रहा है कि भट्ठे का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। और कहां से मिल रहा है?
तो आप कहेंगे हड़प्पा से मिल रहा है। आप कहेंगे चनहूदड़ों से मिल रहा है। आप कहेंगे नौशारों से मिल रहा है। यह कुछ स्थल है जहां से भट्ठा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रहेगी बात। ये कुछ सामान्य सी जानकारी। अब बात को आगे ले चलते हैं। अब प्रश्न यह बनता है, आगे बढ़ जाए। अब प्रश्न यह बनता है कि जो भी मृदभांड हैं, मृदभांड के स्वरूप की अगर बात किया जाए तो प्रश्न यह कई बार पूछा हुआ है पहले। क्या कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन, वह किस रंग के हैं, उन पर कलाकृति कैसी बनी हुई है। तो अगर स्वरूप की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हैं वह अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं। अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं। जैसे एक रंग है लाल चमकीला, अर्थात चमकीला लाल, चमकीला लाल। सादा नहीं है, चमक है, पॉलिश है, एकदम बढ़िया से शाइन कर रहा है, चमकीला लाल। और यही चमकीला लाल कई जगहों पर कुछ गुलाबी आकार में परिवर्तित हो जा रहा है। तो चमकीला लाल या कुछ कह ले गुलाबी। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? क्यों भाई, किस रंग का लग रहा है ये? जी क्लियर है बात। तो ये मृदभांड लाल चमकीले कलर के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या मटमैला अर्थात धूसर कलर के भी मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं क्या? तो उत्तर है हां। बादाम अर्थात बादामी रंग के मृदभांड भी मिल रहे हैं क्या? उत्तर है हां। क्या हड़प्पा सभ्यता में लाल एवं काले मतलब आधा हिस्सा लाल आधा हिस्सा काला, लाल एवं काले रंग के मृदभांड भी मिल रहे हैं क्या? तो उत्तर है हां। आदि कर लेते हैं, ETC कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इस रंग के बर्तन मिल रहे हैं। एक प्रश्न जो कि यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वाधिक कौन से रंग वाले बर्तन मिट्टी के मिल रहे हैं? तो यह जो चमकीला लाल या गुलाबी मृदभांड लिखा हुआ है ना, यही सर्वप्रिय या लोकप्रिय या प्रचलित या सर्वाधिक, यही वह मृदभांड का रंग है जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाया जाता था। याद रहेगी बात। लाल चमकीला रंग वाला मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्लैक ऑन रेड। क्या कहा जाता है? ब्लैक ऑन रेड कहा जाता है। ब्लैक ऑन रेड का मतलब क्या है? ब्लैक ऑन रेड। अब देखिए, ब्लैक ऑन रेड का मतलब क्या है? यह लाल रंग से पुता हुआ यह बर्तन है और उस पर ये देख रहे हैं, ये जो कलाकृति बनाई गई है ये सब काले रंग की कलाकृति है। ये क्या है? काले रंग से कलाकृति की गई है। बात समझ में आ रही है?
ये काले रंग से कलाकृति की गई है, ब्लैक रंग से कलाकृति, ऑन मतलब पर, रेड लाल पर काले रंग से कलाकृति का निर्माण, तो हो गया ब्लैक ऑन रेड। क्लियर है बात? बताएं हाँ। ब्लैक ऑन रेड, तो वही लिखा ब्लैक ऑन रेड अर्थात चमकीला लाल मृदभांड। ये जो चमकीला लाल मृदभांड है, इसका मतलब क्या निकल करके आया कि यह जो चमकीला लाल मृदभांड है, इस पर काले रंग से कुछ चित्रांकन किया जाता था। यह संपूर्णता में बात निकल करके आई। क्लियर है बात? निश्चित रूप से, ठीक है। बहुत प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में मल्टीपल प्रकार के बहुतायत में अलग अलग रंग वाले अलग अलग मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। कुछ के प्रमुख के नाम लिखा यहां पे, और उसमें बताया कि सर्वाधिक चमकीले लाल अथवा गुलाबी मृदभांड सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हो रहा है। एक तथ्य निकल करके आता है, यहीं से एक तथ्य निकल करके आता है, रंग के आधार पे बात हो रही है कि सर्वाधिक रंग वाले, रंग या प्रकार कह ले, प्रकार वाले मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हो रहे हैं? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अकेले 98 प्रकार के, कितने? 98 प्रकार के, 98 प्रकार के अकेले मोहनजोदड़ो से मृदभांड प्राप्त हुए। याद रहेगी बात? अकेले 98 प्रकार के। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी। तो अभी बात किया रंग को लेकर के, अब बात को दूसरा, ये हो गया रंग को लेकर के बात। अब दूसरी बात करते हैं। लिखा हुआ है चमकीला लाल जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय था, उस पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। तो रंग की बात हो गई, अब बात करते हैं चित्रांकन की। ये जो चित्रांकन किया जाता था, फिगर जो बनाए जाते थे, वह किस प्रकार के चित्रांकन देखने को मिलता है? चित्रांकन, बात आसानी से समझ में आ रही है ना भाई? कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं बन रही है? सारे लोग बताएं, बात आसानी से समझ में आ रही है ना? ऐसा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं चित्रांकन को लेकर के कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, उन पर किस प्रकार का चित्रांकन किया जाता था। चित्रांकन, तो हड़प्पा सभ्यता में मेरे भाई जो चित्रांकन हो रहा है, यह अपने आप में लगभग सारे ही, ऐसा नहीं है कि सभी पर 100 वस्तुएं मिल रही हैं मिट्टी की तो 100 पर, ऐसा नहीं है, लेकिन मोर देन 90 अधिकांश पर कुछ न कुछ चित्रांकन देखने को मिलता है। अब चित्रांकन में क्या? ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन देखने को मिलता है। ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन। अब ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन का मतलब क्या है? ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग सर्किल पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है?
ज्योमेट्री में हम लोग अर्धचंद्राकार आकृति पढ़ते हैं, नहीं, ये सब ज्यामितीय आकृति, ये सब बना होता था किस पर? ये क्या है? ये अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र, ठीक है। ये ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन किस पर किया जाता था? मिट्टी के बर्तनों पर। अब यह जो चित्र तो बन रहा है, यह चित्र बन रहा है, तो एक बहुत काम की बात, शायद लोग उस बात को नहीं समझते हैं। क्या? ये कैसे चित्र हैं? ये ज्यामितीय आकृति का अंकन यह सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न यह बनता है, यह किस प्रकार के चित्र हैं भाई? अमूर्त प्रकार के हैं ना, अमूर्त प्रकार के हैं, प्राकृतिक भी नहीं कहेंगे, अमूर्त प्रकार के। तो एक तथ्य निकल करके आता है, अमूर्तीकरण संबंधी चित्रांकन देखने को मिलता है। याद रहेगी बात, अमूर्तीकरण। दूसरी बात कि ज्यामितीय आकृति के साथ साथ क्या कुछ वनस्पतियों के भी चित्र बनाए जाते थे? उत्तर है हां, बनाए जाते थे। वनस्पतियों के चित्र भी बनाए जाते थे। प्रश्न बनता है, कौन सी वनस्पति? तो कुछ पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं जिस पर पीपल का जो यह पत्ता होता है वह बना हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर केले के पेड़ का, खजूर के पेड़ का आदि का चित्रांकन बना हुआ है, देखने को मिलता है। याद रहेगी बात, ठीक है। केला हो गया, खजूर हो गया, ताड़ भी लिख सकते हैं, ताड़ के पेड़ का चित्रांकन देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह बनता है कि वनस्पति का मिल रहा है, ज्यामितीय आकृति का मिल रहा है, तो क्या पशु पक्षी का भी मिल रहा है क्या चित्रांकन में? तो उत्तर है हां, पशु पक्षी का भी मिल रहा है। तो पशु पक्षी में किसका किसका मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर वृषभ का भी मिल रहा है, हिरण का भी मिल रहा है, मोर का भी मिल रहा है, 12 सिंघा का भी मिल रहा है, सारस का भी मिल रहा है, कुत्ता का भी मिल रहा है। क्लियर है बात? क्यों भाई? आगे बात को ले चले जी, पीपल, बिल्कुल, बात को आगे ले चलते हैं। तो ये कुछ पशु पक्षियों के चित्रांकन भी देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न बनता है, क्या मानवीय आकृति का चित्रांकन भी हुआ है क्या? मानवीय आकृति का चित्रांकन। अब क्या उत्तर हो जाएगा, हां या ना? बताएंगे आप। मानवीय आकृतियों का चित्रांकन देखने को मिलेगा क्या? तो उत्तर है न के बराबर। याद रहेगा, न के बराबर मतलब गलती से ही इक्का दुक्का स्थल से, गलती से ही इक्का दुक्का स्थल से अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरण देखने को मिल रहा है। अपवाद स्वरूप, बात स्पष्ट है। मानवीय आकृति का चित्रांकन मिट्टी के बर्तन पर हुआ है क्या? तो आप कहेंगे न के बराबर, अर्थात अपवाद स्वरूप ही मानवीय आकृति का चित्रांकन देखने को मिलता है। जैसा एक उदाहरण है, अभी हम लोग देखेंगे, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल से एक मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। क्यों भाई? और यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। मछुआरे का चित्र कहां से मिला है? मुहर पे नहीं, मनका पर नहीं, मूर्ति निर्माण में नहीं, कहां पर? मिट्टी के बर्तन पर मछुआरे का चित्रण कहां से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा स्थल से। क्लियर है बात? अब एक प्रश्न और दिमाग में आपके आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता
में जो यह रंग हम लोग पढ़ रहे थे मिट्टी के बर्तन के रंग को लेकर के, तो लाल काला एक लिखा, लाल और काला, लाल और काला यहां पे लिखा था ना, लाल और काला का मतलब क्या है कि यह पूरा बर्तन जो है वह लाल रंग का है, यह पूरा बर्तन लाल रंग का है, और अंदर से यह वाला हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा यह काला किया गया है, अंदर वाला हिस्सा यह काला किया गया है और बाहर से यह लाल है। एक बात, यहां पे था चमकीला लाल, नीचे था धूसर बादामी, सिंगल कलर है। यहां पे लिखा चमकीला लाल जिस पर काले रंग से चित्रांकन है। नहीं, वो फिगर में हमने देख लिया, फिगर में यह हमने देख लिया था। अब यहां पे एक बात है, क्या किसी बर्तन पर, हड़प्पा सभ्यता के किसी बर्तन पर, मान ले यह एक बर्तन है हड़प्पा सभ्यता का, और यह जो बर्तन है हड़प्पा सभ्यता का, मान ले कि यह जो हड़प्पा सभ्यता का बर्तन है, हड़प्पा सभ्यता का यह जो बर्तन है, तो यह बर्तन, प्रश्न यह बनता है कि मान लें यह लाल रंग का है, लाल रंग का, ठीक है, और यहां पे यह कलाकृति कुछ न कुछ की गई है। तो यह कलाकृति आपको बताया चमकीले लाल में कौन से रंग की, तो काले रंग से। त्रिभुज वगैरह जो बनाया गया ये किस रंग से, तो काले रंग से बनाया गया। एक प्रश्न कि कलाकृति में बहु रंग का प्रयोग किया गया है क्या, मल्टीपल कलर्स का प्रयोग किया गया है क्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर है नहीं, एक से अधिक रंग का कलाकृतियों के निर्माण में प्रयोग नहीं किया गया है। अपवाद स्वरूप एक स्थल है, कौन सा, बलूचिस्तान में नाल संस्कृति आपको बताया हुआ था, नाल, यहां से बहुरंगी ये कलाकृतियां पाई गई हैं मिट्टी के बर्तन पर। याद रहेगी बात, बहुत दुर्लभ बात बताया आपको, क्यों भाई, क्लियर है। दूसरी बात, यहां पे आपको बता रहा था कि हड़प्पा सभ्यता में यह जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तनों पर मृदभांड पर लिपि का साक्ष्य मिल रहा है क्या, तो भाई लिपि का साक्ष्य भी तमाम सारे मिट्टी के बर्तनों पर मिल रहा है, लिपि का साक्ष्य भी तमाम सारे बर्तनों पर मिल रहे हैं। एक प्रश्न निकल करके आता है क्या, कौन कौन से स्थान से, अब यह दुर्लभ बात बता रहा हूं, लोगों को पता नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, हम लोग बचपन से हड़प्पा सभ्यता पढ़ते आ रहे हैं, किस किस स्थान से प्राप्त मृदभांड पर लिखावट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किसी को पता है क्या। और प्रश्न यह कभी भी पूछ लिया जाएगा, फिर सोचते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, क्यों भाई, हड़प्पा सभ्यता के किस किस स्थान से प्राप्त मृदभांड पर लिखावट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कोई बताएगा। नहीं, चले मैं बताता हूं, याद कर लीजिए, एक स्थल है हड़प्पा, एक स्थल है कालीबंगा, एक स्थल है दैमाबाद, याद रहेगा। ठीक है, चले, तो ये कुछ लिपि संबंधी साक्ष्य आपको बता रहे हैं। इसमें एक बात और भी जोड़ी जा सकती है कुछ अन्य तथ्य के संदर्भ में, जैसे मोहरों के संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न भी शुरुआत में पूछा कि कुछ तथ्य की बात करते हैं मृदभांडों से संबंधित, जैसे हड़प्पा से कुछ मृदभांड या कोई मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर मृदभांड पर
मछुआरे का चित्रण हुआ है, मछुआरे का चित्रण देखने को मिलता है। क्यों भाई, नोट करते रहेंगे ये सारी बातें। मछुआरे का चित्रण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हड़प्पा स्थल से ही ऐसा भी चित्र मिट्टी के बर्तन पर बना हुआ जिसमें हिरण की आकृति का अंकन है और हिरण को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है, दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। क्लियर है बात। इसी प्रकार लोथल की बात किया जाए तो पंचतंत्र की कहानी का चित्रांकन मृदभांड पर, पंचतंत्र की कहानी का एक दृश्य अंकन, कौन सा, कौवा और लोमड़ी है क्या भाई, चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्रांकन कहां से प्राप्त हो रहा है? यह मिट्टी के बर्तन पर है। कहां से? लोथल से प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई? नहीं जी, लोथल से ही। और एक तथ्य याद रखना है, मिट्टी के बर्तन पर 12 सिंगा बना हुआ है, 12 सिंगे का अंकन हुआ है लोथल के ही प्राप्त मृदभांड पर। ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न, लोथल के अलावा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर कनखजूरा बना हुआ है। कनखजूरे का अंकन कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर। याद रहेगी बात। ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें मृदभांड के संदर्भ में आपको बताया। आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट और जो भी तथ्य हैं वो सब कुछ, इन सारी बातों को याद कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग मन का निर्माण, मन के जो होते हैं छोटे छोटे मनकों के संदर्भ में, बाट माप तौल के संदर्भ में, ठीक है, और शंख उद्योग या सीप उद्योग के विषय में अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात हो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं कल फिर।